इसके साथ ही भारत में बाल अपराध की क्या स्थिति है, यह जानना जरूरी है। हालांकि भारत में बाल अपराध संबंधी जो आंकड़े हैं उनकी कई बार कमियां हैं, वो बहुत अधिक हमें उनकी जो सही सही जानकारी है वो सही सही जानकारी हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि जो बाल अपराधी हैं उनके अपराध अनेक बार पुलिस में दर्ज ही नहीं किए जाते, या फिर धनी एवं समृद्ध लोगों के प्रभाव के कारण भी जो अपराध है उनका उल्लेख नहीं किया जाता। और जो निर्धन बच्चे होते हैं उनके छोटे छोटे से अपराधों के लिए भी उनको दंडित कर दिया जाता है। और अनुपयुक्त प्रशिक्षण, अक्षमता, जनता द्वारा सहयोग का अभाव इत्यादि भी ऐसे हैं जो बाल अपराध की वास्तविक स्थिति को हमारे सामने लाने में असमर्थ होते हैं। फिर भी कुछ जो मोटी मोटी सी स्थिति है भारत में बाल अपराध की, वह इस प्रकार है कि भारत में जितने भी अपराध प्रति वर्ष किए जाते हैं उसमें से बहुत कम ही पुलिस और न्यायालय के ध्यान में आते हैं, तो इनके जो सही आंकड़े हैं वो सही आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाते। इसी तरह से जो गांव हैं, गांव की तुलना में बाल अपराध शहरों में अधिक होता है। शहरी क्षेत्रों में, बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता इत्यादि में बाल अपराध अधिक होते हैं। भारत के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जितने भी नगर हैं वहाँ पे बाल अपराधों की जो बाल अपराध हैं वो बहुत अधिक मात्रा में दर्ज किए गए, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे माता पिता दोनों काम पर चले जाते हैं, बच्चों पर कोई नियंत्रण रखने वाला नहीं होता, वे आवारागर्दी करने लगते हैं, शहर में बच्चों से भीख मांगने इत्यादि के कार्य करवाए जाते हैं। शहर का चूंकि भीड़ भाड़ युक्त वातावरण होता है, गंदी बस्तियां, अत्यधिक संपन्नता के प्रति आक्रोश, बेरोजगारी, निर्धनता, ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाल अपराध के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के द्वारा अपराध अधिक किए जाते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में लड़कियों पर परिवार का नियंत्रण रहता है। लड़कों में शारीरिक शक्ति की अधिकता होती है, उनको खुला वातावरण रहता है मिलने के लिए, और बाहरी जीवन का में वे अधिक भाग लेते हैं, जिस कारण जो अपराध की प्रवृत्ति है वह उनमें अधिक देखने के लिए मिलती है। और जो लड़के हैं उनमें चोरी, शराबवृत्ति, जुआ खेलने से संबंधित अपराध अधिक होते हैं। और जो लड़के हैं उन लड़कों में यह प्रवृत्ति हमें अधिक देखने के लिए मिलती है। जो बाल अपराध हैं वो आर्थिक प्रकृति के अपराध अधिक हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे चोरी, सेंधमारी, झगड़ा फसाद, हत्या इत्यादि। और इसका बहुत बड़ा कारण है गरीबी और परिवार की जो छिन्न भिन्न स्थिति है, गंदी बस्तियां, अकाल, बेरोजगारी। लड़कों द्वारा आर्थिक अपराध अधिक किए जाते हैं, जबकि लड़कियों के द्वारा यौन संबंधी अपराध अधिक किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अपहरण, धोखाधड़ी, जुआ, शराबवृत्ति और संबंधित जो अपराध हैं वे भी बाल अपराध के अंतर्गत जो बालक बालिकाएं हैं उनके द्वारा अधिक किए जाते हैं। बाल अपराध व्यक्तिगत रूप से अपराध कम करते हैं, वे किसी आपराधिक गिरोह के साथ मिलकर काम करते हैं। कोई गिरोह ऐसा होता है जो कि उन्हें प्रशिक्षण देता है, उनको संरक्षण देता है, और उसके माध्यम से वे अपराध घटनाओं को घटित करते हैं। अधिकांशतः जो बाल अपराधी होते हैं, बाल अपराध, हालांकि ये 7 से और लगभग 18 वर्ष तक की आयु इसमें शामिल की गई है, लेकिन अधिकांश बाल अपराधी 12 से 16 वर्ष की आयु के होते हैं, क्योंकि यही समय है जब उनका स्कूल का समय होता है और स्कूल छोड़ने का समय होता है। जो चेंजेस उनकी बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस और अनेक प्रकार के जो चेंजेस आते हैं वो इसी समय पर आते हैं, और बच्चे जो हैं वो किसी भी प्रकार के जो कंट्रोल हैं उन कंट्रोल से फ्री रहना चाहते हैं, वे नियंत्रण से मुक्त होकर रहना चाहते हैं। तो इस समय पर जो अपराध हैं वो इस आयु समूह में सर्वाधिक किए जाते हैं। इसी प्रकार से अशिक्षितों द्वारा बाल अपराध अधिक किए जाते हैं। भारत में पकड़े जाने वाले जितने भी बाल अपराधी हैं उनमें से 42% अशिक्षित, 52% प्राइमरी और मिडिल एवं सेकेंडरी तक शिक्षित थे। चूँकि जो लो लेवल की जो एजुकेशन है और जो अनएजुकेटेड लोग हैं, वो अनएजुकेटेड लोग चूँकि उनके पास साधन बहुत कम होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, और जो उनका जो ज्ञान का स्तर है अपराध के प्रति, उनकी जो मनोवृत्ति है वो उतनी विकसित नहीं हो पाती। जो अपराधी घटनाएं हैं उन घटनाओं के प्रति वे बहुत अधिक जागरूक नहीं होते, उसके परिणामों के प्रति बहुत अधिक जागरूक नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में जो अपराध है वो अपराध उनसे अधिक हमें उनमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी स्थितियां हैं कि
जो भारत में लगभग 81% बाल अपराधी पहली बार अपराध करने वाले होते हैं, और उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो बार बार अपराध करते हैं और फिर वे अपराधी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो फैक्टर्स हैं ये भारतीय समाज से संबंधित हैं, और भारत में हालांकि जो न्यायालय इत्यादि हैं वहाँ पर सलाह चेतावनी देकर उनको घर भेजा जाता है, या फिर विशेष गृह में उनको रखा जाता है सुधार के लिए, परिवीक्षा इत्यादि पर छोड़ा जाता है। तो उनकी जो सुधार के प्रयास हैं वो सुधार के प्रयासों के लिए भारत में आजकल अनेक प्रकार के जो एनजीओज हैं वो एनजीओज कनेक्ट हो गए हैं, इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनके लिए एक्टिव हो गए हैं, और उनके माध्यम से इन बालकों को सुधारने का प्रयास किया जाता है। अब जो बाल अपराध के कारण हैं यदि हम उनको देखने की कोशिश करें तो ये कारण, क्योंकि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है, हम जानते हैं कारण परिणाम का जो संबंध है वो संबंध हमें सदैव देखने के लिए मिलता है। तो यदि हमें बाल अपराधी देखने के लिए मिल रहे हो तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई कारण भी अवश्य होगा। तो जो बाल अपराध के जो कारण है यदि हम उनको तलाशने की कोशिश करें तो इसमें पारिवारिक कारण सम्मिलित किए जाते हैं। इन पारिवारिक क्योंकि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है, समाज में जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक की परिवार के साथ प्रारंभ होती है, और पूरी जिंदगी जो परिवार है उसका प्रभाव उसके ऊपर रहता है, और परिवार से ही उसका सामाजिकरण प्रारंभ भी होता है। जन्म के बाद बच्चा पहली बार अपने परिवार के संपर्क में आता है, माता पिता भाई बहनों सभी से प्रभावित होता है, और तो इसलिए परिवार का वातावरण, आर्थिक परिस्थितियाँ, परिवार का शैक्षणिक स्तर, परिवार में नैतिकता और मूल्य जिस प्रकार के होंगे ये सभी बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और जब माता पिता बच्चे के प्रति अपने दायित्व का, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ रहते हैं तो बच्चों से भी जो श्रेष्ठ नागरिक बनने की या उनसे बहुत अच्छे आउटपुट की अपेक्षा नहीं की जाती। तो अनेक प्रकार के ऐसे व्यवहार हैं जिनको बचपन में बच्चा परिवार से ग्रहण करता है और वे इसमें जीवन पर्यंत बने रहते हैं। तो परिवार से संबंधित भी कई सारे ऐसे कारण हैं जो कि अपराधी बनाने के लिए बालक को बहुत महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जैसे भौतिक वंशानुक्रमण या फिजिकल हेरिडिटी जिसको कहा जाता है। बच्चे के शरीर और स्वास्थ्य का संबंध चूंकि उसके वंशानुक्रमण से है, जो कि उसकी शारीरिक और सामाजिक भूमिकाओं को प्रभावित करते हैं। और इस संबंध में जब हमने अभी जो क्राइम चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने अलग अलग थेरीज पढ़ी थी, और वहीं पे हमने लोम्ब्रोसो का जो सिद्धांत है इटालियन संप्रदाय वो हमने पढ़ा था, और उन्होंने अपराधी प्रवृत्ति को व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं से ही उत्पन्न माना है। और उन्होंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए, कई सारे ऐसी स्टडीज उन्होंने की जिसमें जो कुछ विशेष प्रकार की जो शारीरिक विशेषताओं वाले व्यक्ति होते हैं वहाँ से पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति अपराधी बनेगा या नहीं। तो इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न अपराधियों ने कई परिवारों के वंशानुक्रमण का अध्ययन किया, और यह पाया कि जो अनेक बार जो अपराध को वंशानुक्रमण की देन माना जा सकता है, और जो इसमें मेंडल का जो वंशानुक्रमण का सिद्धांत है उससे भी अनेक बार लोग प्रभावित थे। और वर्तमान में जो अपराध शास्त्र में इस अवधारणा का यदि भी बहिष्कार किया गया है, और समाजशास्त्री इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनका बिल्कुल सिरे से उनको खारिज करते हैं, और वो ये मानते हैं कि अपराध जो समाज की स्थितियां हैं उन समाज की स्थितियों से उत्पन्न होता है। अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि अपराधी समाज में ही बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो टूटे परिवार हैं यानी ब्रोकन होम या ब्रोकन फैमिलीज, वहाँ से भी जो बाल अपराधी हैं वो बाल अपराधी उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। टूटे परिवार दो प्रकार से, भौतिक रूप से या फिर मानसिक रूप से। भौतिक रूप से टूटने का अर्थ है कि परिवार में किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाना, बहुत लंबे समय तक जेल या अस्पताल इत्यादि में रहना, तलाक, पृथक्करण इत्यादि सभी जो भौतिक रूप से भंग परिवार हैं उनमें इनको शामिल किया जाता है। वहीं मानसिक रूप से टूटे परिवार ऐसे परिवार हैं जहाँ सदस्य एक साथ तो रहते हैं लेकिन उनमें आपस में मनमुटाव, मानसिक संघर्ष एवं तनाव इत्यादि पाए जाते हैं। तो जो इस प्रकार के जो परिवार हैं उनमें बच्चों के में जो मूल्य और नैतिकता है वो मूल्य और नैतिकता उनमें बहुत अच्छी तरह से वो बच्चों को नहीं मिल पाते। माता पिता के अभाव में बच्चों को वैयक्तिक जो संपत्ति इत्यादि का भी ज्ञान नहीं होता, उनको मूल्यों का ज्ञान नहीं होता, प्रतिमानों का ज्ञान नहीं होता, और वहाँ से उनकी जो चूँकि उनकी बहुत जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं अनेक बार वो भी पूरी नहीं हो पाती, और इस प्रकार जो बालक है वो बालक
अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वहीं अपराधी भाई बहन के होने के कारण भी अनेक बार जो बाल अपराध हैं वो बाल अपराध देखने के लिए मिलते हैं। चूंकि परिवार का सभी बच्चों पर समान रूप से प्रभाव पड़ना चाहिए और पड़ता भी है, तो प्रत्येक बच्चे का पारिवारिक पर्यावरण भिन्न होता है। माता पिता का स्नेह सभी को समान रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरा बच्चा पहले बच्चे की स्थिति ग्रहण करने का प्रयत्न करता है और इसी स्थिति में अनेक बार जो नियंत्रणहीनता की स्थिति है वह उत्पन्न होती है और वहाँ से यदि परिवार में यदि कोई बड़ा भाई या बड़े बहन अपराधी हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि छोटा भाई या छोटी बहन भी अपराधी प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर हो जाएंगे, क्योंकि सही गलत और उचित अनुचित का ज्ञान जो उनको अपने बड़े भाई बहन से मिल सकता था वह ज्ञान उनको बहुत अच्छी तरह से नहीं मिल पाता। सौतेले माता पिता के होने के कारण बच्चों को जो प्यार और स्नेह मिलना चाहिए अनेक बार वह नहीं मिल पाता, उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है और ऐसे बच्चों में माता पिता के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। वे उनसे घृणा करने लगते हैं और परिवार के दूषित वातावरण से मुक्ति पाने के लिए वे परिवार छोड़ देते हैं और अनेक बार जो अपराध है अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। परिवार में पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने पर भी बच्चों में निराशा और घृणा की भावना जन्म ले लेती है। यदि किसी परिवार में बच्चे को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और दूसरे के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो ईर्ष्या और द्वेष के कारण इस प्रकार का वातावरण बनता है कि वे आपस में मनमुटाव और संघर्ष रखने लगते हैं एक दूसरे से और वे परिवार के जो लोग हैं एक दूसरे के प्रति सम्मान करना बंद कर देते हैं और जो इच्छा है बड़े लोगों की उसके विपरीत कार्य करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार जो भेदभावपूर्ण व्यवहार है वो भी बच्चे में अपराधी मनोवृत्ति को उत्पन्न करता है। बालकों के ऊपर बहुत अधिक कठोरता होना, बहुत अधिक नियंत्रण होना भी अनेक बार जो इस प्रकार की स्थिति है उनको उत्पन्न करता है और बहुत अधिक कठोरता इत्यादि से बचने के लिए जैसे ही उनको अवसर मिलता है वे उन कार्यों को करने लगते हैं जिनके लिए उनको मना किया जाता है। कठोर नियंत्रण से व्यक्तित्व का विकास, जो स्वाभाविक विकास है, जो नेचुरल डेवलपमेंट है, वो रुक जाता है और अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए बच्चे अपराध करने लगते हैं और इसके विपरीत बच्चों को अत्यधिक ढील देने या अंकुश न रखने पर भी उनमें स्वच्छंदता की प्रवृत्ति हो जाती है। अकेला बच्चा होना या बहुत अधिक लाड प्यार से रखना और ऐसे हैं जबकि जो कि बच्चों को बिल्कुल एक नियंत्रणहीन स्थिति में रख देते हैं और बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो कि परिवार से संबंधित हैं। निर्धनता की जो स्थिति है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है बाल अपराधियों को जन्म देने में और अनेक बार देखा जाता है कि जो कम उम्र में ही बच्चे चूंकि काम करने लग जाते हैं, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति होने के कारण बच्चों में हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है और जो कुछ विद्वान हैं उन्होंने कहा भी है कि जैसे जैसे आर्थिक स्तर किसी का निम्न होगा वैसे वैसे बाल अपराध की दर भी ऊंची होती जाएगी। तो क्योंकि उनके लिए किसी भी प्रकार के जो नैतिक आदर्श हैं, वो मूल्य हैं, वे कोई भी महत्व उनके लिए नहीं रखते हैं। गरीबी में परिवार अपनी मौलिक आवश्यकताएं, चिकित्सा, मनोरंजन इत्यादि की सुविधाएं नहीं जुटा पाता है और ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं वो बच्चे घर से बाहर निकलते हैं और वे चोरियां करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रकार्यात्मक अपर्याप्तता की स्थिति में भी जो बाल अपराध है वह स्थिति उत्पन्न होती है। जब परिवार में अनुपयुक्त रूप से कार्य होता है या उसकी संरचना ही दोषपूर्ण होती है तो बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और बुरे परिवारों में एक बात देखी जाती है कि वे शराब का, मदिरा का इनका सेवन करते हैं, इनकी परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, स्वास्थ्य खराब होते हैं और इस प्रकार जो कार्य करने की उनकी क्षमता है वह कार्य करने की क्षमता भी उनकी पूरी नहीं होती है और वहाँ पर जो बालक हैं वो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते और ऐसी स्थिति में वे अपराध की ओर अग्रसर होने लगते हैं। बच्चे का तिरस्कार करना माता पिता के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो बच्चे को अपराध की ओर अग्रसर करता है। जहाँ माता पिता और पड़ोस के बच्चे की वास्तव में सहायता व सुरक्षा अनेक बार करना चाहते हैं, वहाँ ऐसे बालकों के विरुद्ध न्यायालय में बहुत ही कम मामले दर्ज किए गए हैं। तो परिवार का असुकर जीवन बच्चे के मानसिक संतुलन को इतना बिगाड़ देता है कि वह अपराध करने लग जाता है
और जहाँ परिवार में निरंतर तनाव एवं संघर्ष की स्थिति देखने के लिए मिलती हो, वहाँ बच्चे के अपराधी होने के अधिक अवसर हमें दिखाई देते हैं। भीड़-भाड़ युक्त जो परिवार होते हैं, औद्योगिकरण के कारण शहरों की जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। हम जानते हैं हमारे देश की आबादी लगभग 1 अरब और 35 करोड़ की आबादी वाला देश है भारत। और शहरों में हम जानते हैं किस प्रकार की स्थितियां हैं, रहने की उचित व्यवस्था नहीं है, हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। सारा का सारा परिवार एक छोटे छोटे से मकान में रहता है, एक छोटे छोटे से कमरे में रहता है, क्योंकि जो मकान है उनकी ऊंची किराए की कीमत, किराए या फिर बहुत अधिक महंगा होना, आय की सीमित स्थिति निम्न वर्गीय और मध्यम वर्ग के लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं कर पाती। छोटे छोटे घरों में बच्चों के खेल कूद मनोरंजन के लिए उपयुक्त स्थान का अभाव होता है। और ऐसे समय पर जब बच्चे नियंत्रण के अभाव में वे बालक अपराधी बालकों के संपर्क में आ जाते हैं, और वहाँ का जो बच्चे हैं वो बच्चों के मस्तिष्क पर उनके बुरा प्रभाव पड़ता है, और इस प्रकार से वे अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं।